हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, झकास बिंदास। तो आप लोग को पता होगा कि कल 18 कल जो है वो 18 जनवरी था। सॉरी गाइस, हम थोड़ा सा बैठने दीजिए हमको अच्छा से, उसके बाद हम बोलेंगे, ठीक है ना? नाउ सिट डाउन एंड सिट डाउन हियर एंड लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। येट व्हाट टुडे सेशन? रिमेंबर है? कल याद है? कल 18 जनवरी था। 2026 आ गया है। 2026 आ गया है तो थोड़ा सा खुद को कुछ नया करना होगा ना, कुछ नया और खुद को अपग्रेड करना होगा। सी ओके, सो दैट अपकमिंग डेज वी विल क्रैक ईच एंड एवरी एग्जाम एंड देन टेक इट, चूज वन ऑफ देम, राइट? सो आज हम लोग करेंगे, क्या करेंगे आज? 2 घंटा जीके जीएस, ठीक है ना? तो अभी हो रहा है 17, मान लेते हैं 17 हो रहा है, ठीक है ना? तो आधा घंटा करेंट को ले लिए, ठीक है, टाइम देख के। हाँ, और लूसेंट करेंगे कवर हम लोग, ठीक है ना? लूसेंट में हम लोग साइंस जीके जीएस जो भी है, तो आधा घंटा जीके कर लेंगे, आधा घंटा जीएस कर लेंगे, ठीक है? 1 घंटा हो गया, इधर उधर 1.5 घंटा हो गया, और आधा घंटा इसमें हिस्ट्री कर लेंगे, ठीक है ना? हिस्ट्री आधा घंटा कर लेंगे तो हो गया 2 घंटा। तो 2 घंटा का आज रहेगा, और लगाओ फिर लास्ट में मैथ भी कर लेंगे, क्योंकि मैथ इंपॉर्टेंट है, फार्मूला वगैरह सब है। तो आधा घंटा मैथ कर लेंगे, 2.5 घंटा का सेशन रहेगा आज का। यहाँ बैठे रहेंगे 2.5 घंटा। अभी कितना टाइम हो रहा है? 17 हो रहा है। 17 तो कैलकुलेट किया जाए, 2.5 घंटा कितना हुआ? हम 20 से मान लेते हैं। 17 तो हुआ भाई, आखिर कैलकुलेशन भी जरूरी है। तो 2 घंटा हो गया, तो 3:17 हो गया, और 30 तो 47 मिनट हो गया, 3:47 तक, ठीक है ना? 3:50 तक हो गया। तो हमारा 4 बजे तक आज का सेशन है। आज का सेशन 4 बजे तक है, ठीक है? तो अभी बज रहा है 1:18, ठीक है? तो स्टार्ट किया जाए। एंड नो डाउट दिस वे आई थिंक डिफरेंट है, लेकिन भाई खुद पे काम कर रहे हैं हम। एज पर रूल लाइफ इज अपग्रेडेड एंड नाउ स्टार्ट, ठीक है? और 2 मिनट बचा, 2 मिनट तब तक कुछ बोल देता हूँ, क्योंकि कुछ बोलना भी जरूरी चाहिए कि लाइफ में आखिर हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। बहुत भागना चाहिए रेस की तरह? नहीं भाई, लाइफ रेस है, रेस की तरह भागो। जब रनिंग करो फिजिकल रियलिटी में, ठीक है ना, जैसे मॉर्निंग में हम लोग करते हैं, तो रियलिटी में भागो। लेकिन जब स्टडी का टाइम आएगा तो स्लोली स्लोली पढ़ना है, और रेगुलर पढ़ना है, और अपग्रेड करना है, और माइंड में डालना है सारा नॉलेज। ये नहीं कि भाई करंट से नहीं आता है क्वेश्चन, आता है, दिमाग नहीं है, मतलब कि कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा कोई आइडिया नहीं है, तो करंट को छोड़ देंगे। जीके जीएस है भाई, हिस्ट्री से बदल नहीं सकता है, हिस्ट्री खाली पढ़ेंगे, तो वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ है सब चीज़। बोलता है मैथ से ज़्यादा नहीं आता है, मैथ नहीं पढ़ेंगे भाई। दूसरा एग्जाम में एसएससी का, नाउ वी आर एंटर्ड टू एसएससी एग्जामिनेशन, राइट? हम लोग पहले से उसमें आ गए थे 2024 में ही, लेकिन अब ओपनली बोल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज राइट नाउ आई एम प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल, राइट? So that I take my job. What job? Worthy, triple star. Yes. I also get CAPF examination. Definitely, no doubt. Yes. And I think time is over. Just only 1 minute, guys. Only think positive, more positive, and do regular update you, and अपडेट यू इट मीन्स लाइक करंट से अपडेट होगा, उसके बाद रेगुलर अपग्रेड करना, ठीक है? टाइम हो गया, तो अब 50 तक इसको किया जाएगा, ठीक है? 50 तक इसको किया जाएगा टाइम देख के, क्योंकि टाइम खत्म हो जाता है भाई। टाइम का बहुत लिमिट है, बहुत लिमिट है। क्या होता है? तो 4 बजे तक का सेशन है। आधा घंटा का रहेगा हम लोग का। आज चलते हैं, देख लेते हैं हम लोग कि भाई सरकार ने मनरेगा, देखो भाई बोलता है कि सरकार ने मनरेगा मजदूरी कितने प्रतिशत वृद्धि कर दिया है। मनरेगा में 7% का वृद्धि कर दिया, 7% मनरेगा में इंक्रीज कर दिया है, ठीक है ना? 2 अप्रैल को भारत रसिया द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इंद्र 2 है। देखो भाई, भारत और रसिया दोनों मिलकर जो युद्ध अभ्यास किया उसको इंद्र बोलेंगे। इंद्र 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 इट मीन्स भारत और रसिया, रसिया और इंडिया,
रसिया और इंडिया इंद्र, ठीक है ना, रसिया और इंडिया इंद्र, जो कि 14वां संस्करण हुआ 2025 में 2 अप्रैल को, ठीक है ना, 14वां संस्करण हुआ, वो संपन्न हो गया चेन्नई में, ठीक है ना, चेन्नई में हुआ, तमिलनाडु का चेन्नई में इंद्र अभ्यास जो है एक्सरसाइज वो हुआ चेन्नई में 2025 में 2 अप्रैल को, ठीक है ना। रसिया और इंडिया का जो नौसैनिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है वो इंद्र है, जो कि चेन्नई में 2025 में हुआ, ठीक है ना। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह ने जीता है, ठीक है। अनाहत सिंह ने इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब जीता, ठीक है ना, अनाहत सिंह ने जीता। 2 अप्रैल को यूआईडीआई ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू कर दिया? आईआईटी हैदराबाद ने, ओ माय गॉड, अच्छा लगा देख करके, आईआईटी हैदराबाद ने अपना यूआईडीआई जो है हम लोग का, मतलब इंडिया का, तो उसने दोनों मिलके मर्ज कर दिया भाई, दोनों मिलकर काम कर रहा है जिससे कि बायोमेट्रिक का उसमें अपग्रेड हो सके, ठीक है ना। बायोमेट्रिक मतलब कि फिंगर वगैरह सब अपग्रेडिंग ज़्यादा क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, ठीक है ना। आईआईटी हैदराबाद ने किया है, इसको रिमेंबर रखना है, ठीक है ना। बताइए 2 अप्रैल को किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया अनाज देने की योजना शुरू कर दी? तेलंगाना ने राशन का दुकानों से, ठीक है, राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने का योजना शुरू कर दिया, ठीक है। चावल है यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया चावल, अच्छा चावल है यहाँ पे, अच्छा चावल असम सॉरी तेलंगाना यानी कि हाँ तेलंगाना गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है ना, तेलंगाना गवर्नमेंट दे रही है। 2 अप्रैल को सरहुल महोत्सव झारखंड है भाई, सरहुल महोत्सव झारखंड, आई बिलोंग्स टू झारखंड, ओके तो सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया अप्रैल में, 2 अप्रैल में 2025 में, ठीक है ना। बोलता है कि पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 का मेजबानी बिहार कर रहा, ठीक है ना। पुरुष का हॉकी वाला जो है हीरो एशिया कप, पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप का 2025 का मेजबानी बिहार कर रहा है, ठीक है ना। हॉकी आई थिंक राजगीर में होगा, हमको भी एग्जैक्ट पता नहीं है, तो उसको देखा जाएगा। बोलते कि 2 अप्रैल को किसने राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू कर दिया। शून्य गरीबी P4 नीति जो कि आंध्र प्रदेश ने किया है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश ने किया है शून्य गरीबी P4 नीति, ठीक है ना। शून्य गरीबी P4 नीति जो शुरू किया है वो आंध्र प्रदेश ने किया है 2 अप्रैल 2025 को, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। 2 अप्रैल को कितने मतों से वक्त संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ? 288 मत से वक्त पारित हो गया, विपक्ष में 232 वो था, ठीक है ना। लेकिन जो सत्ता पक्ष था उसने 288 मत से जो है वक्त विधेयक 288 मत से वक्त संशोधन विधेयक 2025 2 अप्रैल को जो पारित हो गया भाई, ओ माय गॉड, 288 मतों से, ठीक है ना। 288 से वक्त बोलता है, वक्त, लेकिन यहाँ वक्त लिखल है, वक्त संशोधन विधेयक 2025 288 मत से अप्रैल 2025 में। बोलिए कि 3 अप्रैल का ISSF निशानेबाजी में विश्व कप में कहाँ शुरू हुआ था? ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में हुआ था। अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, ठीक है ना, अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, ठीक है ना, अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। वहाँ पे अर्जेंटीना में ISSF निशानेबाजी का विश्व कप 2025 शुरू हुआ था, ठीक है ना। साल में 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है भाई? 2025 में जो योग दिवस हुआ, 2025 में योग दिवस जो हुआ उसका थीम क्या था? क्या है क्या था 2025 में? वो तो पास्ट हो गया इसलिए था में रखते हैं। तो 2025 का जो थीम था वो एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग, ठीक है ना। वन अर्थ वन फिटनेस फॉर एक्सरसाइज, राइट।
आई कन्वर्टेड इट इनटू इंग्लिश, नो वरी। एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग, ठीक है ना। 3 अप्रैल को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? मायना स्वामी को उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया। उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया मायना स्वामी को, ठीक है ना। बोलता है कि कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? जापान दे देगा। ओ माय गॉड, जापान में क्रिप्टो अगर कर रहे हो भाई, क्रिप्टो परिसंपत्ति को वित्तीय उत्पाद के रूप में कानूनी सहायता दे दिया, जापान ने दे दिया भाई, ठीक है ना। क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी सहायता जापान ने दे दिया, ठीक है ना भाई। कानूनी सहायता ने कानूनी दर्जा दे दिया, ठीक है ना, कानूनी दर्जा दे दिया क्रिप्टो परिसंपत्तियों को, ठीक है। अब 3 अप्रैल को जो है कुंभकोणम पान के पत्ता भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया तमिलनाडु का है। कुंभकोणम पान के पत्ता जो है वो तमिलनाडु को जीआई टैग प्रदान किया गया। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा, ठीक है ना भाई। कंचनजंगा जो कि ऊपर में है, ठीक है ना। तो भारत नेपाल संयुक्त अभियान जो है भाई, देखो भाई, भारत नेपाल संयुक्त अभियान जो है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया भाई? कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा किया गया, ठीक है ना। 3 अप्रैल को चेइराओबा उत्सव कहाँ मनाया गया भाई? मणिपुर में मनाया गया, ठीक है ना। 4 अप्रैल को किस विषय के साथ 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक जो कि थाईलैंड में हुआ था, जो कि क्या था? तो भाई सीधा बात है यहाँ पे कि 2025 में जो बिम्स्टेक का हम बोलते हैं कि हम बताते हैं, इसमें सिंपल सा बात है कि 2025 में जो बिम्स्टेक का आयोजन हुआ वो कहाँ पे हुआ, उसका थीम क्या था, वो केवड़ा सम्मेलन था, ठीक है ना, ये हुआ। तो आई थिंक गुजरात में हुआ, हम लोग का इंडिया में हुआ ये, ठीक है ना। इसका थीम था समृद्धि, देखो भाई, समृद्धि और लचीला और खुला बिम्स्टेक, ठीक है ना। समृद्धि लचीला और खुला बिम्स्टेक, ठीक है ना। ये गुजरात में हुआ है, ठीक है ना। अब अगर नहीं हुआ होगा तो भाई इसके लिए सॉरी, बिकॉज आई नीड मोर नॉलेज, ओके, बट आई थिंक गुजरात, यस। तो समृद्धि लचीला और खुला बिम्स्टेक ये थीम है उसका, और आगे मिल जाएगा, नो वरी, आगे मिल जाएगा वो सब। सम्मेलन बिम्स्टेक का जो है थाईलैंड में हुआ था, 6ठा था ये बिम्स्टेक का जो सम्मेलन शिखर था वो 6ठा था, ठीक है ना। वो बैंकॉक में थाईलैंड में हुआ था, ठीक है, आयोजित तो थाईलैंड में हुआ था, नो नॉट गुजरात, सॉरी। दिस इज ऑन थाईलैंड में आयोजित हुआ था, ठीक है ना, थाईलैंड में आयोजित हुआ था। और समृद्धि और लचीला खुला बिम्स्टेक, समृद्धि लचीला और खुला बिम्स्टेक ये था इसका थीम, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी माय माइंड इज डाइवर्टेड टू अनदर प्लेसेस, बस नो वरी, आई एम हियर राइट नाउ, आई एम हियर ऑलवेज हियर, आई एम ऑलवेज डूइंग माय वर्क डेफिनेटली, नो डाउट, दैट्स इट, ओके। नाउ कंटिन्यू दिस सेशन। यस, बिम्स्टेक का थाईलैंड में हुआ था, 6ठा था, थाईलैंड में हुआ था, 6ठा था बिम्स्टेक का, ठीक है ना, 6ठा था, थाईलैंड में हुआ था। और इसका था समृद्धि, विकास, समृद्धि, लचीला और खुला बिम्स्टेक, समृद्धि, लचीला और खुला बिम्स्टेक ये था इसका, ठीक है ना, थीम, ठीक है ना। 4 अप्रैल को हुआ था, ठीक है ना, 6ठा था इसका बिम्स्टेक का। 4 अप्रैल को कहाँ प्रसिद्ध सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला? अहमदाबाद में सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट जो है वो अहमदाबाद का है, उसको जीआई टैग मिला था, ठीक है ना, 4 अप्रैल को। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? आर्यना सबालेंका को जीता मिला, ठीक है ना। आर्यना सबालेंका जीता, ठीक है ना, खिताब जो जीता वो आर्यना सबालेंका ने जीता, ठीक है ना। 4 अप्रैल को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी? वंदना कटारिया ने
महिला हॉकी खिलाड़ी का संन्यास जो है महीना वंदना कटरिया, ठीक है ना भाई। उसने संन्यास ले लिया, ठीक है ना, हॉकी से संन्यास ले लिया वंदना कटरिया ने, ठीक है ना 4 अप्रैल को। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पे? राजस्थान। राजस्थान जो है वो टॉप में चल रहा है, राजस्थान टॉप में चल रहा है, जो कि सौर ऊर्जा स्थापित करने में ऊर्जा करने में टॉप में, ठीक है ना राजस्थान। रेलवे स्टेशन में सौर ऊर्जा स्थापित कर रहा है, राजस्थान टॉप में है अभी, ठीक है ना, राजस्थान टॉप में है, जो कि रेलवे के अंदर में वो अपना सोलर सिस्टम को इम्प्रूव कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, सौर ऊर्जा स्थापित कर रहा है, ठीक है राजस्थान। केंद्र सरकार ने देश भर में कितना एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा? 728 को एकलव्य मॉडल आवास विद्यालय, ठीक है ना, खोलने का लक्ष्य रखा है 728 को। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय लोग ने लक्ष्य रखा है 728 में, ठीक है ना। भारत ने कौन सा देश को वेबेज 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया? चिली हाँ, चिली इन साउथ अमेरिका, चिली इन साउथ अमेरिका एंड चिलीज बॉर्डर एरिया इज, कौन कौन के साथ बॉर्डर शेयर करती है, मैं शेयर कर देता हूँ क्योंकि अभी यहाँ है तो हम लोग को कुछ से कुछ नॉलेज रहना चाहिए। तो चिली में अर्जेंटीना आ गया, ठीक है ना, अर्जेंटीना का पेसो, अर्जेंटीना का क्या था भाई, ब्यूनस आयर्स था, ठीक है ना, ब्यूनस आयर्स था। पेसो अर्जेंटीना का पैसा है शायद, तब ना मुंह से आ गया पैसो, उसका करेंसी है पैसो, शायद हमको देखने में मिस्टेक होगा, देख लेंगे, कोई बात नहीं। भी कंफ्यूजन में है, इसी को दूर करने के लिए सेशन स्टार्ट किए हैं, क्योंकि ऐसे हम लगता कि भाई हम अकेले पढ़ रहे हैं, ऐसे स्टार्ट किया भाई, लगता कि हाँ कोई नोट डाउन करेगा, नोट मेरा नोट करेगा गलती, ये मेरा गलती है, सो दैट आई इम्प्रूव माई क्वालिटी, माई स्ट्रेंथ, माई एवरीथिंग। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। सो चिली का हम लोग बॉर्डर एरिया पढ़ रहे थे। चिली का बगल में अर्जेंटीना है, चिली का फिर बगल में बोलिविया है, उसका बगल में पेरू है, सीधे पेरू। चिली पेरू करेंसी नॉट, ठीक है, करेंसी नहीं, पेरू एक कंट्री है, ठीक है ना, यस। पेरू का कैपिटल लीमा है और अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स है ना, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, ठीक है ना, अर्जेंटीना का। और चिली का है स्थांगियो रंगचूला टोबैको, जो भी है भाई, तो यही है चिली का, हो गया, ठीक है ना। तो तीन को साथ ये करती है चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया और पेरू। बोलिविया का लापाज है, ठीक है ना, बोलिविया का लापाज है, ठीक है। उसके बाद ऊपर में हो गया इक्वाडोर का दो के साथ शेयर करती है, कोलंबिया हो गया और पेरू हो गया, ठीक है ना, पेरू का लीमा हो गया और बोलिविया का बोलगोटा हो गया, कोलंबिया का बोलगटा हो गया, ठीक है ना, बोलिविया का तो लापाज है, ठीक है ना, और इक्वाडोर का हो गया क्यूरो, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बिकॉज टाइम इज लिमिटेड, वी हैव लिमिटेड टाइम एंड वी यूज इट प्रॉपर्ली। 4 अप्रैल को कहाँ विश्व भर में चलने वाला हल्लानुपाई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ? आइजोल में, आइजोल दैट इज मिजोरम, यस। और मिजोरम आइजोल दोनों का हमको डेट लिखना जरूर पड़ेगा, 20 फरवरी 1987, ठीक है ना, इसका डेट ऑफ बर्थ है। मिजोरम मिजोरम और अरुणाचल दोनों का, अरुणाचल का और मिजोरम का दोनों का डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी 1987, ठीक है। रिमेंबर इट एंड रिकॉल इट रेगुलरली बिकॉज दिस इज नीड। अब बोलता है कि 5 अप्रैल को तब इसको रंगोली बिहू उत्सव कहाँ मनाया? असम में। रंगोली बिहू उत्सव जो है ना असम में मनाया, रंगोली बिहू उत्सव असम में, ठीक है ना, ठीक है। बोलता है कि नीति आयोग के जारी राजकोषीय स्वच्छ सूचकांक, नीति आयोग ने जो जारी किया राजकोषीय स्वच्छ सूचकांक, उसमें टॉप में कौन सा राज्य है? उड़ीसा है, ओ माय गॉड, उड़ीसा है। राजकोषीय स्वच्छ सूचकांक में टॉप में उड़ीसा है, ठीक है ना। बोलिए कहाँ पर चाप्ता मिर्च को जीआई टैग मिला? तेलंगाना। चाप्ता मिर्च जो है तेलंगाना का जीआई टैग मिल गया। 5 अप्रैल को किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
आकर्षण शॉप को जो है ना राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आकर्षण शॉप को, ठीक है ना। 5 अप्रैल को भाई कौन सा अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटाने वाला पहला यूरोप देश बन गया? वो हंगरी बन गया। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया, वो हंगरी बन गया है, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है हंगरी। 5 अप्रैल को जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पे? 36वां स्थान पे, ठीक है ना। जो 5 अप्रैल को जो 2025 में, अभी हम लोग 2025 का ही गप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बार बार 2025 नहीं बोलेंगे। तो 5 अप्रैल को जारी जो हुआ नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत जो है 36वें में है, ठीक है ना। भारत का स्थान 36वें में है नेटवर्क तत्परता सूचकांक। नेटवर्क में कनेक्टिविटी मतलब वही होगा हमको लगता है। नेटवर्क में 36वें नंबर पे है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक में हम लोग 36वें नंबर पे हैं। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम, यूके करेगा, ठीक है ना। 2035 में फीफा महिला विश्व कप जो है 2035 में मेजबानी यूके करेगी। 2027 में ब्राजील करेगी, 2031 में यूएसए करेगी, यानी कि अमेरिका। यस, 2027 में ब्राजील करेगी, ठीक है ना। फीफा विश्व कप, फीफा महिला विश्व कप 2035 में यूनाइटेड किंगडम यूके करेगी और 2027 में ब्राजील करेगी, 2031 में यूएसए करेगी। 5 अप्रैल को एशिया क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष जो चुना गया है, 5 अप्रैल को इसको रख लिया है, जो कि ट्रॉफी नहीं दिया था हम लोग को T20 को। हम लोग ट्रॉफी से नहीं लिए तो ये लेके भाग गया, ठीक है ना। हम लोग लिए नहीं, दिया नहीं, हम लोग लिए ही नहीं इससे, और ये रखा नहीं, ये लेके चला गया, बोला नहीं लेगा तो नहीं देंगे, जाओ, भाग गया लेके। तो कोई बात नहीं, चोर है तो भाई चोर आता है, चुराने दो, कोई बात नहीं। रियलिटी में तो हम ही लोग ना बिना रुके, कोई नहीं। तो मोहसिन नकवी नाम होकर, मोहसिन नकवी, हाँ। एशियाई खेल का जो है, एशियाई क्रिकेट परिषद का इसका अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है ना, चेयरमैन बनाया है, ठीक है। हाँ, 5 अप्रैल 2025 को बन ले। अब देखते हैं कब तक चलेगा, आगे मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डेट मिल ही जाएगा। यस, एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष जो चुना गया है वो मोहसिन नकवी को, ठीक है ना। 5 अप्रैल को 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई, ब्राजील में हुई, ठीक है ना। ये 5 अप्रैल को हुआ है 11वीं ब्रिक्स के बारे में बता देते हैं। 10 कंट्री है अभी करेंटली इसमें, लास्ट कंट्री इंडोनेशिया है, ठीक है। तो ब्रिक्स जो है 2009 से हम लोग काउंटिंग करते हैं इसको। पहले तो ब्रिक्स था खाली, साउथ अफ्रीका लास्ट में आके ऐड हुआ है, तो उसको डीपली में डिस्कस करेंगे, कर लेते हैं नहीं बुक वहाँ पे वो वाला। तो ब्रिक्स इसमें खोजेंगे तो टाइम लग जाएगा, ब्रिक्स खोजेंगे टाइम लगेगा। तो ब्रिक्स जो है 2009 से हम लोग मान लेते हैं स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, 2009 से मानते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो 2009 में मान लेते हैं ब्रिक्स स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो भाई 2014 में एक बैंक बनाया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना। 2014 में बनाया, तो उसका मुख्यालय जो है वो शंघाई है, चाइना में है, ठीक है ना। तो यही सब पैसा कौड़ी के लिए बनाया है। और एशियाई डेवलपमेंट बैंक तो मनीला है, हेडक्वार्टर फिलीपींस का है, ठीक है ना, तो वो पहले बनल है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स जो है 10 देश का भी समूह है, हम लोग इंडिया पार्टनर है उसके, जैसे ब्रिक्स है BRICS, ठीक है ना, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स जो है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, 5 कंट्री हो गया तो नाम के अनुसार। उसके बाद जो अभी 10 कंट्री बोल दिए हम, तो वो नाम से अलग है, मतलब कि और बढ़ गया, तो नाम कितना बढ़ाएगा भाई। तो ब्रिक्स खाली बोलो, इसलिए नाम ज़्यादा बड़ा करके क्या करेगा, तो इसलिए ब्रिक्स बोलता है, ठीक है ना, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का तो बता दिए भाई। तो अभी 40% वर्ल्ड का मार्केट यही कवर करती है ब्रिक्स, ठीक है ना। 40% वर्ल्ड का 40% मार्केट कवर कर देती है। और नो वरी, हम लोग अपना करेंसी बनाएंगे जो कि पूरा ऑल वर्ल्ड वाइड चले, ठीक है ना, ये ब्रिक्स के जरिए, ठीक है। तो चलते हैं आगे। और ब्रिक्स जो है 2025 में ब्राजील में हुआ था, ठीक है ना। डेट बाद देखो, अप्रैल में चल रहे हैं हम लोग, तो अप्रैल में हुआ था, 11वां था,
11वां ब्रिक्स का समिट था। और अब 12वां ब्रिक्स समिट जो है वो इंडिया में होगा, ठीक है ना, 2026 में। डेट एग्जैक्ट भी डिक्लेयर हो गया होगा लेकिन हमको पता नहीं है, ठीक है। तो 12वां हो गया भाई इंडिया में। और 10वां ब्रिक्स समिट जो हुआ था 10वां 2024 में हुआ था, ठीक है ना, 2024 में रसिया में हुआ था, रसिया में हुआ था ना, रसिया में हुआ था, यस रसिया में हुआ था, कजान में 2024 में रसिया में हुआ था, कजान में हुआ था, ठीक है, यस ब्रिक्स का हुआ था, ठीक है, हाँ ठीक है, रसिया में हुआ था 2024 में, ठीक है, ओके ओके ग्रेट, थम्स अप। नाउ नेक्स्ट 6 अप्रैल को 7वां भारत जापान समुद्री मामलों का वार्ता जो हुआ टोक्यो में हुआ। 7वीं भारत जापान समुद्री वार्ता जो है ना टोक्यो में हुआ 7वां 6 अप्रैल को, ठीक है ना। कहाँ के अमला अमला सादी सूच अमला सादा चीकू अमला सादा सादा अमला साद चीकू अमला साद चीकू अमला साद चीकू है भाई, ये अमला साद चीकू इसको जीआई टैग मिला, गुजरात का है। तो नाम ही देखो भाई, नाम ही तो यहाँ लग रहा है भाई कि अमला साद चिकू, ये जो है ना गुजरात का है, इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है भाई। कौन सा राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया? यूपी ने अनिवार्य कर दिया भाई, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, इंक्लूडिंग मी आल्सो गाइस, इंक्लूडिंग वी ऑल। we need more explore NCERT, yes, then definitely each and every question we will take, we proper proper understanding that questions, yes, who's any competitive examination, yes definitely no doubt, right? Now next 6 अप्रैल देखो भाई, यूपी ने एनसीईआरटी जो है ना एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया सभी मदरसों में, ठीक है ना, सभी मदरसों में यूपी ने, ठीक है ना। 6 अप्रैल को भारत उत्सव भरनी उत्सव केरला में हुआ, ठीक है ना, भरनी उत्सव केरला में, ठीक है। 6 अप्रैल को जारी रिपोर्ट का जो नेम नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 का कौन शीर्ष में रहा? आयरलैंड में रहा, ठीक है ना। आयरलैंड जो है ना नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में टॉप में आयरलैंड रहा। नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में टॉप में रहा आयरलैंड, ठीक है ना। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली? बांग्लादेश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली थी, ठीक है ना। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़ के अभी कितना हो गया? 930 हो गया, 12 बढ़ा हुआ है, इंक्रीज 12 हुआ है, ठीक है ना। 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के सर्वसम्मान मित्र विभूषण, कल बात कर रहे थे, श्रीलंका हुआ, ठीक है ना, मित्र विभूषण श्रीलंका से मिला, ठीक है ना। 7 अप्रैल को किस राज्य सरकार से सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकसित दर हासिल किया? तमिलनाडु ने किया, ठीक है ना भाई, तमिलनाडु ने क्या है? वास्तविक अधिक सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर तमिलनाडु ने वास्तविक यानी रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल ये किया, ठीक है ना। रियल यानी वास्तविक आर्थिक विकास दर तमिलनाडु ने हासिल किया है। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF में वर्ल्ड कप में 2025 में महिला 25 मीटर फ्रीड पिस्टल के साथ कौन सा पदक जीता? ठीक है ना, रजत जीता है भाई, रजत जीता है, ठीक है ना। क्या क्या होता है गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ब्रॉन्ज होता है, ठीक है। और हिंदी में क्या होता है? स्वर्ण होता है स्वर्ण होता है, ठीक है। रजत ये दूसरा है कि तीसरा है? कयांस, ओ रजत मतलब दूसरा हो गया, कयांस हो गया ब्रॉन्ज तीसरा, ठीक है ना। ये दूसरा मेडल जीती है, यानी कि सिल्वर मेडल जीती है, ठीक है ना। ईशा सिंह जो है वो सिल्वर मेडल जीती है, अर्जेंटीना में हुआ था जो निशानेबाजी, भारतीय निशानेबाजी ईशा सिंह जो है वो अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप जो हुआ था निशानेबाजी में 25 फीटर पिस्टल में ये सिल्वर मेडल लेके आई। 7 अप्रैल को एशिया का पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज
पंबन ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ था भाई 7 अप्रैल को। एशिया में पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज जो है, पंबन ब्रिज जो है उसका नाम है वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज, ठीक है ना। तो पंबन ब्रिज का उद्घाटन हुआ तमिलनाडु में। टाइगर ट्रायम्फ का अभ्यारण्य का चौथा संस्करण किन दो देश के बीच हुआ, संपन्न हुआ, भारत और अमेरिका, ठीक है ना। टाइगर, टाइगर से नाम से याद है, टाइगर, टाइगर ट्रायम्फ, टाइगर है ना भाई, टाइगर तो भारत है भाई। टाइगर दहाड़ता है हम लोग, दौड़ते हैं हम लोग, सब पावरफुल है हम लोग, ठीक है ना। नॉट यूएसए, राइट, यूएसए को नहीं बोलूंगा मैं, इंडिया पावरफुल है, यस। भारत और अमेरिका है, ठीक है ना भाई, भारत और अमेरिका के बीच में ये हुआ टाइगर ट्रायम्फ, ठीक है ना। तो भाई 7 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सिटी ऑफ ऑनर पुर्तगाल के लिस्बन से लिया, ठीक है ना, पुर्तगाल के लिस्बन में लिया, ठीक है ना। ग्रहण क्या है, सम्मान ग्रहण किया, ठीक है ना भाई। द्रौपदी मुर्मू जो है हम लोग का राष्ट्रपति, उन्होंने सिटी की ऑफ ऑनर जो है सम्मान ग्रहण किया पुर्तगाल के लिस्बन में, ठीक है ना। कहाँ के नौलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला, पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना भाई, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। नौलेन गुड़ संदेश मिला है जीआई टैग, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया, कार्निवलू ओ माय गॉड, दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बना दिया किमिंडू मेडिस। 7 अप्रैल को कौन सा देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरे को रिहा कर दिया, श्रीलंका ने, ठीक है ना भाई। भाई बोलता है कि किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया, श्रीलंका ने क्या, ठीक है ना, श्रीलंका ने क्या, ठीक है। तो ये सब तो टाइम टेक लेता है, बहुत काम के टाइम लेता है भाई, इसमें क्या बोले। एक बार सुपर फास्ट एक्सप्रेस में चलते हैं, क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्वेश्चन रिवीजन भी बहुत जरूरी है। एटीपी फाइनल 2025 में खिताब किसने जीता, जेनिक सिनर ने जीता, ठीक है ना। 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन वाली मुद्रा घोषित हो गया भारतीय रुपया, सबसे खराब मुद्रा, ठीक है ना भाई, घोषित कर दिया 2025 में। दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स में भारत ने कौन सा स्थान लिया, 7वां स्थान लिया। मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रिएटर का नाम किसके नाम पे रखा गया भाई, MS कृष्णन के नाम पे। एशिया पावर इंडेक्स 2025 भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तीसरा भाई। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी जो है ना, दीप्ति शर्मा है भाई। गोवा में आयोजित फाइट वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता भाई, जावोखिर सिंधवांजे, ठीक है ना। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, रोहित शर्मा को, ठीक है ना। 2026 का T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को, ठीक है ना। भारतीय सेना ने 38 वर्षियों के बाद ऑपरेशन के शहीदों के लिए आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया, ऑपरेशन पवन। 38 वर्षों के बाद ऑपरेशनल के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया गया, ऑपरेशन पवन। बांग्लादेश में आयोजित पहली महिला विश्व कप जो हुआ था, खिताब किसने जीता, भारत ने जीता। पोलावरम, मकरापुरम और मपदनपेल्ले नामक 3 नए जिले का राज्य में बनाया गया, आंध्र प्रदेश में बनाया गया। 20वां G20 लीडर समिट जो हुआ वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ, ये 20वां था, ठीक है ना, 2025 में, अभी 26 में अब यूएसए में होगा। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी का जो नया सदस्य है वो सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, पूर्णकालिक सदस्य है, तुहिन सेबी का अध्यक्ष है, लेकिन सेबी का पूर्णकालिक सदस्य जो है वो संदीप प्रधान है, ठीक है ना। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने भारतीय सिनेमा का सम्मान से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, ही मैन ऑफ बॉलीवुड, इस नाम से जाना जाता। हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में सम्मानित किया गया, मणिपुर में भाई। संगाई जो है ना फेस्टिवल, मणिपुर में किया गया, मनाया गया।
परजली प्रशांत घूमल ने डेफोलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक मेरा स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडलिस्ट था, ठीक है भाई। किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी विस्फोट हो गया भाई? इंडोनेशिया में, समझ लो। माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में इंडोनेशिया है भाई। भारत में 53वें चीफ जस्टिस किसको शपथ लिया? जस्टिस सूर्यकांत है, डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत है, ठीक है ना। 53वें है ये, ठीक है ना, 53वें है सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष, 53वें है जस्टिस सूर्यकांत है, ठीक है ना। नेपाल भारत सूर्यकांत सैन्य नेपाल भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण जो है 19वां संस्करण हुआ उत्तराखंड में हुआ। 19वां संस्करण था जो उत्तराखंड में हुआ नेपाल भारत संयुक्त अभ्यास, उसका नाम है सूर्य किरण, नेपाल भारत है, उसका 19वां संस्करण उत्तराखंड में हुआ 2025 में। किस राज्य ने पन्ना हीरे का जीआई टैग मिला? पन्ना हीरा जो है ना एमपी का जीआई टैग मिला है, ठीक है ना। पन्ना हीरा को जीआई टैग मिला जो कि एमपी से है, बिलोंग करता है। पहले ब्रांड्स में महिला क्रिकेटर T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? भाई भारत ने जीता भाई। पहले ब्राइलेंस महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता भारत ने, ठीक है ना भाई। हाल ही में किस देश में स्थित हेली गुबली ज्वालामुखी विस्फोट हो गया? इथोपिया। हेली गुबली इथोपिया अदिस अबाबा। कैपिटल ऑफ इथोपिया इज अदिस अबाबा। हाल ही में मंगलसीर भगवान उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये उत्तराखंड में मनाया गया, ठीक है ना, ये उत्तराखंड में मनाया गया भाई, ठीक है। अब इधर देख लेता हूँ क्वेश्चन, एक पेज देखेंगे, एक पेज उसको देखें, एक पेज उसको देख लेते हैं। हाँ, तो यही सब तो हम चाहते हैं, सब अच्छा से सब कर दे तब ना होगा। देखो भाई, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में 4 आदमी को दिया था। शतरंज में दी मुकेश को दिया था, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में दिया था, ठीक है ना भाई। परवीन कुमार को पैरा एथलीट में दिया था, मनु भाकर को शूटिंग में दिया था, 4 को दिया था। और 2 को दिया था अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार 2024 में, 2 को। सुचार सिंह को एथलेटिक्स में दिया था, मुरलीकांत राजाराम पटेकर पैरा तैराक में दिया था, ठीक है ना। सुभाष राणा जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 का नियमित श्रेणी है, उसमें सुभाष राणा को पैरा शूटिंग में दिया था, दीपाली देशपांडे को शूटिंग में दिया था, संदीप संगवान को हॉकी में दिया था। और द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 लाइफ टाइम श्रेणी में 2 था। एस मुरलीधरन को बैडमिंटन में दिया था, अरमांडो एगनेलो जो है फुटबॉल में दिया था, ठीक है ना भाई। अब देखते हैं एक चीज हम लोग कि 26वां महिला ग्रैंड मास्टर जो है सरयू वेलपुला है, ठीक है ना, तेलंगाना का है। 91वें ग्रैंड मास्टर जो है राहुल वीएनएस, 90 वाला है इलाम पानपर्थी एलआर, ठीक है ना। 89 है रोहित कृष्णन, 88 है दिव्या देशमुख, 87 है आर हरिकृष्णन तमिलनाडु के, ठीक है ना भाई। तो देखो इसमें अभी हम लोग पढ़े खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में की गई थी, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, ठीक है ना। खेल मंत्रालय ने अब 24 अक्टूबर 2024 को इस वर्ष ध्यानचंद पुरस्कार को बंद करके इसका स्थापना अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार का शुरुआत कर दिया, ठीक है। इसकी जगह में पहले तो देखो भाई, पहले खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था 1991-92 में। 1991-92 राजीव, देखो भाई, खेल रत्न पुरस्कार जो है उसका स्थापना 1991-92 में हुआ था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में करी गई थी, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। लेकिन फिर खेल मंत्रालय ने 24 अक्टूबर 2024 को इस वर्ष से ध्यानचंद पुरस्कार को बंद कर इसके स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार शुरू कर दी, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका हम लोग पैसा देख लेते हैं क्या रुपया मिलता है इसमें। तो भाई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को 25 लाख रुपए मिलता है, अर्जुन पुरस्कार को 15 लाख, द्रोणाचार्य जो कि लाइफ टाइम तक उसको 15 लाख, द्रोणाचार्य जो कि नियमित वाला है वो 10 लाख, अर्जुन लाइफ टाइम जो है उसको 10 लाख, ठीक है। अर्जुन लाइफ टाइम 10 लाख, अर्जुन को 15 लाख, और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम को 15 लाख, द्रोणाचार्य को नियमित वाला 10 लाख, ठीक है ना।
और अर्जुन लाइफ टाइम, अर्जुन है भाई लाइफ टाइम करो तुमको 10 लाख देंगे, लेकिन अर्जुन खाली है भाई तो तुमको 15 लाख देंगे। और तुम मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है भाई तुमको 25 लाख देंगे। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम है भाई 15 लाख देंगे। द्रोणाचार्य नियमित वाला है तो उसको 10 लाख देंगे, ठीक है ना भाई, ठीक है। तो ये सब है। बाकी भाई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 आदमी है तो बता दिए थे, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर, ठीक है ना। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार जो 32 गो है भाई, 2024 में 32 को दिया गया, ठीक है ना। और अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार जो है वो 2 को दिया गया है 2024 में, जो सुचा सिंह है और मुरलीकांत राजाराम पटेकर है, ठीक है ना। एक एथलीट है, एक पैरा तैराकी है, ठीक है। एक द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 जो है नियमित श्रेणी का 3 को दे रहे हैं, सुभाष राणा, देशपाली देशपांडे, संदीप सागवान को। सुभाष राणा को दिया है पैरा शूटिंग, देशपाली देशपांडे को शूटिंग में, और संदीप सागवान को जो हॉकी में दिया गया है, ठीक है ना। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम प्लस श्रेणी में 2 दिया है भाई 24 में, जो है वो दिखा देते हैं 2 को। एगो है एस मुरलीधरन जो बैडमिंटन है, एगो अरमंडो एंगोनेलो जो है फुटबॉल में, ठीक है ना। तो यही सब है, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज है, ठीक है ना भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब है। अभी हम 1950 तक आके देख लेते हैं, 1950 तक देख लेते हैं, ठीक है ना। तो भाई यूएन संयुक्त शरणार्थी उच्चायुक्त जो है 1950, अनचार्ज 1950 जेनेवा, ठीक है ना। नाटो 1949 बेल्जियम ब्रुसेल्स है, ठीक है ना भाई। और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन जो है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन जो है 1961 है, पेरिस फ्रांस है, ठीक है ना। और WHO जो है 48 है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948, जेनेवा स्विट्जरलैंड है, ठीक है ना भाई। और यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो है वो 46 है, ठीक है ना। न्यूयॉर्क यूके, न्यूयॉर्क नॉट यूके, US न्यूयॉर्क, यस यूके तो लंदन में है ना, लंदन तो यूके में, सॉरी न्यूयॉर्क USA। नाउ यूनेस्को जो है 45 में पेरिस में बन रहा है, ठीक है ना, पेरिस है मुख्यालय, 45 में बन रहा है पेरिस मुख्यालय। यूनेस्को 45 पेरिस फ्रांस, ठीक है ना। तो भाई 45 बोलते हैं मतलब कि 1945, नॉट ओनली 45, राइट, यूथ से 1945, ठीक है। तो 1945 में यूनेस्को ने 1945 में फ्रांस पेरिस में मुख्यालय, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है ना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है वो 1945 है, 1945 है, ठीक है ना, 1945 है। तो वो हैग नीदरलैंड है, ठीक है ना, हैग नीदरलैंड है। और कृषि खाद्य एवं कृषि संगठन जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945, रोम इटली का प्रधानमंत्री है जॉर्जियो मेलोनी। Do you have any idea about it? Then telling me on comment section, because comment section is always open for you. Yes. Now, वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक 1945 में, ठीक है ना, वाशिंगटन DC, IMF 1945 वाशिंगटन DC, और यूएनओ 1945 न्यूयॉर्क अमेरिका, कॉमनवेल्थ 1931, इंटरपोल 1923, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 जेनेवा, इंटरपोल लियोन्स फ्रांस, कॉमनवेल्थ लंदन UK 31, यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क अमेरिका, बट अमेरिका का कैपिटल है वाशिंगटन DC, नॉट न्यूयॉर्क, राइट, गॉट इट, ओके। मैं 58 हो गया वो भाई, 85 तक बोले थे करेंगे, कोई बात नहीं, जस्ट 2 मिनट थोड़ा सा पहले वाला ले लेते हैं, ये जरूरी है। हम लोग डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो डिफेंस एस्पिरेंट को ये बात जानना बहुत जरूरी होता है कि हमारे अभी एयरफोर्स में कौन है और कितने नंबर पे है। एयरफोर्स जो है भाई वो अमरप्रीत सिंह 28 में है, ठीक है ना। और दिनेश कुमार त्रिपाठी जो नेवी में है, दिनेश कुमार त्रिपाठी नेवी में 26वां है। और उपेंद्र द्विवेदी 30वां है जो आर्मी में है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो CDS है, सेकंड CDS पर। फर्स्ट वाला है बिपिन रावत सर है था, ठीक है ना, लेकिन अब ये सेकंड वाला हो गया अनिल चौहान, ठीक है ना, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और DGMO जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भाई है। कैबिनेट सचिव TB सोमनाथन है। और प्रधान सचिव जो है प्रमोद कुमार मिश्रा। और प्रधान सचिव 2 जो है शक्तिकांत दास है। प्राइवेट सेक्रेटरी
सेक्रेटरी निधि तिवारी है, और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री है, और होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन है, और वित्त यानी फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ है, और रक्षा डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह है, और राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव है, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अनीश दयाल सिंह, मुख्य आर्थिक सलाहकार है वी अनंत नागेश्वरन, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है भारत सरकार का अजय कुमार सूद, और सीजीए जो है ना, सीजीए टीसीएस कल्याणी, सीएजी संजय मूर्ति 15वां है, ठीक है ना। एसएसबी का है संजय सिंगल, बीएसएफ का प्रवीण कुमार, आईटीबीपी का प्रवीण कुमार, सीआरपीएफ का ज्ञानी प्रताप सिंह, और सीआईएसएफ का प्रवीण रंजन, और एनएसजी का है बी श्रीनिवासन, एनएसजी का बी श्रीनिवासन, एसपीजी का आलोक शर्मा, एसपीजी का आलोक शर्मा, एनसीसी का वीरेंद्र वत्स्य, एनसीसी वीरेंद्र वत्स्य, आईसीजी का जो है एस परमेश्वर, आईसीजी एस परमेश्वर, एनडीआरएफ पीयूष आनंद, आरपीएफ सोनाली मिश्रा, असम राइफल विकास लखेड़ा, होमगार्ड का है विवेक श्रीवास्तव, और उसके बाद है भाई देख लेते हैं सीबीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, सीबीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वां है, सीबीआई का प्रवीण सूद है, और सीआईसी है हीरालाल समरिया 12वां है, आईबी जो है तपन कुमार देका, रॉ हेड पराग जैन, एनआईए है सदानंद वसंत दांते, ईडी है राहुल नवीन, एनसीपी अनुराग गर्ग, ठीक है ना। So now I complete this and I regular upgrade up to date regularly, okay। अब इसको आधा घंटा हो गया, ज़्यादा दे देंगे फिर वो टाइम खत्म हो जाएगा ना, हम लोग के पास टाइम लिमिटेड है। हम 30% में चलते हैं। इंसेंट आया तो पॉलिटी आएगा भाई, बहुत दिन से पॉलिटी नहीं देखे हैं। पहले वहां से पॉलिटी देख लेता हूँ। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो कि 1 से 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता है 5 से 11 है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है जो 12 से 35 तक है। भाग 4 में है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि 36 से 51 है। भाग 4 का क जो है मौलिक कर्तव्य जो कि यूएसएसआर से लिए हैं हम लोग, जो कि है 51 का क से लेके ट तक। और भाग 5 है संघ यानी कि पावर यानी कि 52 से लेके 151 तक। उसके बाद है 6 में है राज्य यानी स्टेट यानी कि 152 से 237 तक। भाग 7 जो है वो खत्म हो गया है। भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटीज जिसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज, तो उसी के बारे में है 239 से 242 तक, ठीक है ना। उसके बाद 9 में है भाग 9 जो कि है पंचायत जो कि 243 से 243 का 9 तक 9, ठीक है ना। उसके बाद है भाग 9 का क जो कि नगर पालिका है जो कि है तो से 243 का तो से लेके य 6 तक है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो से लेके य 6 तक है। उसके बाद फिर भाग 9 का ख भी है तो सहकारी समिति है उसमें, ठीक है ना, तो उसका 4 तक य 6 तक 6 से लेके य 9 तक, ठीक है ना। 243 का य 6 से लेके य 9 तक है, 243 का य 9 तक है, ठीक है ना। तो यही हो गया नगर पालिका और सहकारी समितियों के, ये खत्म हो गया। तो भाग 9 खत्म है। भाग 10 है एससी क्षेत्र, ठीक है ना, एससी एसटी क्षेत्र अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र है, ठीक है ना। क्योंकि 244 एक ही को है उसमें, 244 है एक ही को है लेकिन 2 को है उसके अंदर, 244 और 244 का को है, ठीक है ना। उसके बाद है भाग 11 जो कि बोलता है कि रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूटीज, यस 245 से 263 तक है ये, ठीक है ना, 245 से 263 तक है रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूटीज, भाग 11, ठीक है ना। अब भाग 12 जो है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, पैसा कौड़ी के बारे में भाई, पैसा कौड़ी के बारे में यहाँ पे है, पैसा मनी पावर मनी डिस्कशन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यस। तो 12 में है वित्त संपत्ति जो कि है 264 से लेके 300 का क तक है, ठीक है ना। अब 12 के बाद 13 में बोलते हैं बता कि भारत के क्षेत्र जो है ना, भारत का जो है वो भारत का क्षेत्र के भीतर, सीमा क्षेत्र के भीतर तुम व्यापार करो जो भी करना है भाई, ठीक है ना। तो यही लिखता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर
राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्यिक और समागम है, यानी कि व्यापार वगैरह करना, व्यापार वाणिज्य जो भी करना है भाई, तो भारत के सीमा क्षेत्र राज्य क्षेत्र के बीच करो, ठीक है ना, राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वगैरह करो। तो 300 का 1 से लेकर 300 का 7 तक इसका आर्टिकल है, ठीक है ना। भाग 14 का तो सबको जानता है भाई, संघ लोक सेवा के अधीन सेवाएं, ठीक है ना, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ठीक है ना, संघ और राज्य के अधीन सेवा यानी कि राज्य और संघ का सेवा करना है भाई। संघ यानी यूपीएससी हो गया भाई, राज्य हो गया यानी बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस एंड मेनी मोर टाइप्स ऑफ सर्वेंस सर्विसेज लाइक एमबीपीसीएस, आरपीसीएस, ठीक है, आरपीसीएस। तो यही सब हो गया 14 में। 14 का क जो है, भाग 14 का क है वो है अधिकरण। अधिकरण 14 का क अधिकरण है 343 का 300 नहीं, अधिकरण का बात हो रहा है। अधिकरण 323, हम लोग कहाँ तक थे, 323 तक थे ना, यूपीएससी का जो है 323 तक थे, 308 से 323 तक थे। अब अधिकरण में है भाई 323 का क और ख है, उसमें 324 नहीं होगा, ये नहीं सोचना कि 324 है, वो नहीं, 323 में 2 गो है, ठीक है ना, क और ख, 323 का क और 323 का ख, तो उसी में अधिकरण भाग 14 का क, ठीक है ना भाई। तो भाई भाग 15 है भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ आवर इंडिया इलेक्शन कमीशन, तो जो कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन के लिए आर्टिकल में, तो ये हो गया संवैधानिक, ठीक है ना भाई। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो 324 से लेकर 329 तक है, ठीक है ना, भाग 15 में। भाग 16 में तो सबको पता ही भाई, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, जो 330 से लेकर 342 तक है भाई, ठीक है ना। 29 तक तो रखे हम लोग इलेक्शन कमीशन, 24 से 29 तक रखे हैं, ठीक है ना भाई, सिंपल बात है भाई। उसके बाद तो हम लोग आ गए हैं 16 में। 16 में क्या है, 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, ठीक है ना भाई, जो कि 390 गलत, 330 से 42 तक है। यहाँ से थोड़ा कम दिख रहा हो लेकिन फिर भी जानते हैं ना, तो उसके अनुसार बोलते हैं। तो भाई भाग 17 बोलता है कि राजभाषा, यानी राजभाषा यानी कि हम लोग का भाषा जो है भाई, उसी के बारे में चर्चा है, भाषा के बारे में, राजभाषा के बारे में चर्चा है, कि हम लोग का हिंदी भाषा है, राजभाषा, ठीक है ना। तो भाई 343 से लेकर 351 तक है, ये 343 से 351 तक है भाई, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग भाग 18। भाग 18 जो है नेशनल आ गया भाई, नेशनल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी आ गया, ठीक है ना। आपात उपबंध आ गया, ठीक है ना भाई। भाग 18 जो है आपात उपबंध आ गया, तो 52 से 60 तक है। 3 टाइप का आपात होता है, एगो वित्तीय आपात, एगो राजकीय आपात, एगो वित्तीय आपात, एवं राष्ट्रपति शासन। 3 टाइप का आपात होता है, इमरजेंसी 3 टाइप का होता है, ठीक है ना। तो 3 टाइप का होता है, 352, 356, 360, ठीक है, ठीक है। तो यही हो गया, तो वही है। तो 352 से 360 तक, 360 है पैसा कौड़ी वाला वित्तीय आपात, पैसा खत्म हो गया, हम लोग के पास पैसा नहीं है, दिवालिया हो गए हम लोग, इंडिया जो है दिवालिया हो गया। लेकिन वो नहीं होगा, कहीं जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनती हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग ज़्यादा वर्क करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, फोकस ऑन आवर वर्क, दैट मीन्स बिकॉज राइट नाउ आई एम अ स्टूडेंट, सो राइट नाउ दिस माय वर्क इज लाइक स्टडी, डूइंग मोर स्टडी एंड डूइंग मोर हार्ड वर्क। ओके, नाउ कंटिन्यू नेक्स्ट। भाग 19 जो है परिकीर्णन यानी मिसलेनियस जिसको बोलते हैं। पहले तो हमको परिकीर्णन यहाँ देखते थे तो हमको पता नहीं रहता था भाई परिकीर्णन मैंने की हो गलो मर्दे। जब खान सर के पास गए ना क्लास वहाँ पे, तो सर बताया मिसलेनियस है। बोले ओ माय गॉड, मिसलेनियस यानी मिक्सिंग वगैरह सब चीज कर दिया भाई, जहाँ छटल बचल हो गलो तो यहाँ मिला गला नहीं सब दे दिया, ठीक ना। तो 19 भाग हम बोले छे कि मिसलेनियस छे, जो कि 361 से 367 तक है, ठीक ना। अब भाग 20 जो बोले छे, मैं बोले छे कि संविधान का संशोधन, जो कि 368 है। देखो भाई वहाँ पे यहाँ पे खाली 368 ही लिखल है, एग्जाम में आ गया था दिल्ली पुलिस में 368 का कॉपी आ गया था, ख आया था। तो क्या क्या आ जाता है भाई, तो 32 से आर्टिकल 32 से वहाँ पे दिया था डेफिनेशन, आंसर में देखे थे आर्टिकल 32 से दिया था, आके रूम में मिला तो बहुत गलत हो जाता है भाई, बहुत अच्छा नहीं लगता, ये सब गलत बात है ना, जिसके लिए अब डीपली पढ़ना पड़ेगा। ये तो हुआ कि शॉर्ट रिवीजन में, लेकिन जब हम लोग पहले कंप्लीट कर रहे हैं तो ये हो गया। तो संविधान संशोधन 368 है, ठीक है ना भाई। तो 368 हो गया। अब चलते हैं भाग 21। भाग 20 हो गया, भाग 21 है
टेम्प्रोरी, ठीक है ना, टेम्प्रोरी खाली बोलेंगे, अस्थायी संकटकालीन और विशेष उपबंध है, ठीक है ना, तो भाई टेम्प्रोरी खाली बोल देते हैं हम। तो उसमें 369 से 392 तक है, 369 से 392 तक। बाकी भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभिक हिंदी में प्रस्तुत पाठ और निस्सरण, जो कि 393 से 395 है, ठीक है। यस, नाउ हम अब थोड़ा सा देख लेते हैं अनुसूची, बिकॉज अनुसूची भी जरूरी है। पहला अनुसूची है 28 राज्य है, 8 यूटीज है, ठीक है ना, वही सब डिस्कस है। दूसरा अनुसूची में पैसा कौड़ी से रिलेटेड चर्चा है, ठीक है ना, संपत्ति, आई मीन सैलरी वगैरह से, वेतन से चर्चा है, ठीक है ना, वेतन बोलते हैं सैलरी, यस। ना तीसरा है जो कि है भाई, तीसरा है शपथ लेगा, प्रतिज्ञा लेगा, ठीक है ना, कसम खाएगा जो कि आप करेंगे अच्छा से काम और अपना ईमानदारी से पूर्वक अपना सब काम करेंगे। चौथा है राज्यसभा की सीटों का बारे में, ठीक है ना, आवंटन 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 है, ठीक है ना, राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, ठीक है ना भाई। पांचवा में है अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र के एसटी के प्रशासन के और नियंत्रण के बारे में दिया है, संबंध में दिया है, ठीक है ना, पांचवा में। छठा में तो जानबे करते 4 गो राज्य भाई, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ठीक है ना, असम मेघालय, दैट इज असम मेघालय त्रिपुरा मणिपुर, ठीक है ना, त्रिपुरा मिजोरम है का मणिपुर है। ओह माय गॉड, व्हाई से दिस, त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर होना चाहिए कि मिजोरम, देख लेता हूँ एक सेकेंड, डीपली देख रहा हूँ, जा रहा हूँ देखने के लिए। असम मेघालय त्रिपुरा अब मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम है, त्रिपुरा मिजोरम है, मणिपुर नहीं है, मिजोरम है, ठीक है ना, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ठीक है ना। इसके क्षेत्र में प्रशासन इसके निरंतर जो है राज्यों में जनजाति क्षेत्र में, जनजाति यानी एसटी क्षेत्र में प्रशासन के बारे में, ठीक है ना, प्रशासन के बारे में चर्चा कर ले। और सातवीं में तो सबको पता है भाई, 3 प्रकार का पावर है, संघ सूची, राष्ट्र सूची, संवर्ती सूची, ठीक है। 8वीं में भाषा से बारे में है, पहले सिंधी को जोड़ा गया, फिर 3 को जोड़ा गया, नमक यानी नमक ट्रिक है, याद है, ट्रिक रखे नमक, न से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है ना। उसके बाद बोडो डोगरी, मैथिली संताली, बोडो डोगरी, मैथिली संताली, ठीक है ना। तो टोटल 22 भाषा है, पहले 14 था, 14 और 8 22 हो गई, फिर सिंधी, फिर 3 को नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी है, उसके बाद बोडो डोगरी, मैथिली संताली, हो गई 22 भाषा है हमारे संविधान में, ठीक है। तो ये संविधान में भाषा जो है, भाषा से रिलेटेड है अनुसूची में 8 में, ठीक है ना। 9 में है भाई जहांगीरदारी जमीन के बारे में, जहांगीरदारी के बारे में दल है 9 में, ठीक है ना। 10 में है दल बदल, नीतीश कुमार, इसी से याद रखें दल बदल। 11 में पंचायत, 12 में नगर पालिका, ठीक है। ये दैट्स इट, नाउ आई बैक ऑन आवर इधर, यस। तो पॉलिटी में आज हम लोग देख लेते हैं पॉलिटी में आज हम लोग देख लेते हैं राजभाषा, 17 देखते हैं। भाग 17 देखते हैं, राजभाषा शुरू से निकालना पड़ेगा ना, यहाँ मिलेगा। न्यायपालिका देख लें, न्यायपालिका देख लेते हैं 15 नंबर। संघीय कार्यपालिका, संघ 13 नंबर देते हैं, संघ कार्यपालिका, संघ कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका, भारत के संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक की कार्यपालिका में संबंधित है। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। 53 में, ठीक है ना, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, क्योंकि
परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है ना भाई। राष्ट्रपति जो भारत में सबसे व्यवस्था बनाई गई क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है ना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है सांसद, इसीलिए राष्ट्रपति का नाम मात्र कार्यपालिका है लेकिन प्रधानमंत्री और उसका मंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति 352 है, सॉरी 52 आर्टिकल राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता सब संविधान 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होगा योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका होगा और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होगा। ठीक है ना, चुनाव के समय लगभग लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ठीक है ना, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ठीक है ना भाई। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो तो या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा भाई। ठीक है ना, बोलता है कि यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल 54 में ठीक है ना, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभा निर्वाचित सदस्य रहते हैं जो कि नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा और दिल्ली का विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावित हैं तथा 50 सदस्य नाम अनुमोदित होते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति का पद पर निर्वाचित हो सकता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तीसरे स्वरूप एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। 55 में बोलता है ये एकल संक्रमणीय निर्वाचन जो है वो 55 के अनुसार होता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तीसरे स्वरूप एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटान उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है जो कि निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्यों अवैध नहीं होते हैं। ठीक है ना, समानुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली में किसी पार्टी को उतना ही प्रतिशत सीट मिलेगी जितना प्रतिशत उसने वोट मिलता है, यानी कि मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को सांसद में उसी अनुपात में सीट दी जाती है जिस अनुपात में उसे वोट में हिस्सा मिलता है। प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची में चुन लेती है और जितना सीटों का उस कोटा उसे दिया जाता है। चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के 2 प्रकार होते हैं। कुछ देश जैसे इजराइल, नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती है। दूसरे तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है जहां पूरे देश बहुराष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है और प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है। इसमें उतना ही नाम होते हैं जितना प्रत्याशी को उस निर्वाचित क्षेत्र से चुना जाना होता है। इन दोनों ही रूप में मतदान राजनीतिक दलों
की वोट देते हैं, न कि उसके प्रत्याशियों को। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितना मत प्राप्त होता है उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सीट दी जाती है। अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि वास्तव में राज्य की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही सीमित रूप में अपनाया है। हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य सभा और विधान परिषद के चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली एक तीसरा और जटिल स्वरूप है, ठीक है ना, जिसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं, को अपनाया गया, ठीक है ना। एक बार और देख लेते हैं। भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल संविधान के केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही सीमित रूप से अपनाया है, ठीक है ना भाई। हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य सभा और विधान परिषद के चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं, को अपनाया, ठीक है ना भाई। तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 56 के अनुसार यह, ठीक ना। 57 को राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए प्राप्त का वर्णन करता है। राष्ट्रपति का शपथ जो 7 है, पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। अनुच्छेद 74 का 1 के अनुसार सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से कही जाएगी। और अनुच्छेद 77 का 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत का कार्य अधिक सुविधा के लिए और मंत्रियों में उन उच्च कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति देख लेते हैं हम लोग कि आखिर भाई 15 वो राष्ट्रपति था, तो कौन कौन कब से कब तक हुआ, जब से हम लोग फ्री हुए हैं, जब से इंडिपेंडेंस हुए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 50 से लेके 62 तक था। 26 जन 50 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 26 जन 50 से 13 मई 62, ठीक है ना। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है ना भाई। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 26 जन 1950 से 13 मई 1962, जो कि लगभग 12 साल रहा है, ठीक है ना। उसका डॉक्टर एस राधाकृष्णन आया 13 मई 62 से लेके 13 मई 67 तक ये पद धारण किया, ठीक है ना। उसका जाकिर हुसैन आ गया 13 मई 67 से लेकर 3 मई 69 तक रहा ये, ठीक है ना। 3 मई 69 तक रहा ये, 13 मई 67 से लेकर 3 मई 69 तक, ये 2 साल लगभग रहा, ठीक है ना। वीवी गिरी जो है वो 24 अगस्त 59 से 69 यानी 24 अगस्त 69 से, देखो जाकिर हुसैन जो है 13 मई 67 से 13 मई 69 तक आया, ठीक है ना। 13 मई नहीं 3 मई 69 तक, ठीक है ना। उसका 24 अगस्त वीवी गिरी जो है 24 अगस्त 69 को आया और 24 अगस्त 74 को चल गया। पर फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो 24 अगस्त 74 को आया और 11 फरवरी 77 को चला गया, ठीक है ना। नीलम संजीव रेड्डी जो है 25 जुलाई 77 को आया, 25 जुलाई 82 चल गया। ज्ञानी जेल सिंह जो है 25 जुलाई 82 को आया, तो 25 जुलाई 87 चल गया। आर वेंकटरमन जो है जो 25 जुलाई 87 को आया और 25 जुलाई 92 को चला गया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है 25 जुलाई 92 में आया और 25 जुलाई 97 में चल गया। आर नारायण जो है 25
जुलाई 97 में आया और 25 जुलाई 2 में चला गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2 को आया, 25 जुलाई 2002 को आया, 25 जुलाई 2007 को चला गया। प्रतिभा पाटिल जो है वो 25 जुलाई 2007 को आया और 25 जुलाई 2012 को चला गया। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 को आया और 25 जुलाई 2017 को चला गया। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को आया, 25 जुलाई 2022 को चला गया। अभी द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से लिया है, 5 साल तक ये रहेगा। देखो 27 तक ये रहता है कि नहीं, 25 जुलाई का 25 जुलाई 27 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर 27 हो जाता तो जानेंगे अपना 5 साल होता है कार्यकाल होता है। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले भारत की पहली राष्ट्रपति जो 20 जून 1958 था, ठीक है ना भाई। बीबी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त तक रहा, ठीक है ना। 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक रहा, ठीक है ना। बी डी जत्ती 11 फरवरी 77 से 25 जुलाई 77 तक कार्यवाही राष्ट्रपति का पद रहे, ठीक है ना भाई। तो यही है। अब थोड़ा देख लेते हैं राष्ट्रपति की दशा में 5 प्रकार का पहले भी पद भाई बोलता है कि राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग कर सकता है। उपराष्ट्रपति को संबोधित अपना त्याग पत्र द्वारा, यह त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो उसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, जो कि अभी ओम बिरला है, ठीक है ना। अनुच्छेद 56 का 2 कहता है ये महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, अनुच्छेद 61 है महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है, जो कि अनुच्छेद 61 का 1 है, जो उसमें उल्लिखित है, वह संविधान का अतिक्रमण है, ठीक है ना। बोलता है राष्ट्रपति पद पर महाभियोग 61 बोलता है, आर्टिकल 61 बोलता है राष्ट्रपति पद पर महाभियोग राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधान के उल्लंघन पर सांसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यकता है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, ठीक है ना, जिस पर सदन के 1/4 के हस्ताक्षर हो, ठीक है ना, हस्ताक्षर हो, ठीक है ना, हस्ताक्षर हो, ठीक है हस्ताक्षर हो, ठीक है। तो सांसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है 2/3 सदस्य द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरा सदन में जाएगा। जब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच कराएगा, तो ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया समझी जाएगी। उसी तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदविधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है, तो निर्वाचन अवधि की समाप्ति के पहले ही किया जाएगा, 62 कहेगा। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है, राज अंतराल न हो जा पाए, इसलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर रहेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद को धारण नहीं कर लेता। 56 का 1 बोलता है उसका, ठीक है ना। तो ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने पर अन्य कारण से हुई उसके पद की में रिक्तियां को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 मास बीतने से पहले किया जाएगा, और रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए
रहते हुए अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की दूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। 63 का 2 बोलता है ये, ठीक है ना। कुछ अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वहन, जो कि आर्टिकल 70 बोलता है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाए तो आकस्मिकताओं आर्टिकल 70 राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वहन उपबंध करता है। इसके अनुसार सांसद जैसे ही उचित समझे वैसे उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से सांसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 ईस्वी पारित किया, जो कि यह उपबंध करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके नहीं रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो कि उस समय में उपलब्ध हो, राष्ट्रपति के कृत्य को समर्पित करेगा। 69 का 3 जो है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। इसके अलावा उन्हें आजीवन फ्री मेडिकल, आवास और इलाज की सुविधा समेत अन्य भत्ते मिलते हैं। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। भारत के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दुनिया भर में कहीं भी मुफ्त में यात्रा कर सकती है। राष्ट्रपति के पास 5 लोग का सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है। राष्ट्रपति के द्वारा दौरान उस वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। साथ ही स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपए महीना अलग से दिए जाते हैं। नियुक्ति जो है, राष्ट्रपति की नियुक्ति और राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य जो है, अभी नियुक्ति देख लेते हैं। नियुक्ति संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति की निम्न प्रकार से नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना। बोलता है कि राष्ट्रपति निम्न प्रकार से नियुक्ति की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों सर्वोदय नियुक्ति संबंधित अधिकार, राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है, ठीक है ना। इस सब का नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है ना। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियों का, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, राज्य के राज्यपाल का, ठीक है ना, राज्य के राज्यपाल का, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त का, भारत के महान्यायवादी का, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतरराज्यीय परिषद के सदस्य के द्वारा संघ उसको भी कर लेता है, ठीक है ना भाई। भारतीय की बोल लगे राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतरराज्यीय परिषद के सदस्य को भी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य को, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त को, वित्त आयोग के सदस्य को, भाषा आयोग के सदस्य को, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य को, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य को, भारत के राजदूत तथा अन्य राजनीतिज्ञों को अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों आदि को, ठीक है ना। अभी देखते हैं विद्यार्थी शक्तियां, विद्यायी शक्तियां, ठीक है ना। विद्यायी शक्तियां देख लेते हैं। राष्ट्रपति का विधायी शक्ति देख लेते हैं, क्या क्या राष्ट्रपति का शक्ति है। विधायी शक्तियां राष्ट्रपति सांसद का अभिन्न अंग होता है। इसे निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त है। सांसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने की संबंध अधिकार अनुच्छेद 85 में है। सांसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति, जो कि 66 में लिखल है। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात
साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से सांसद में अभिभाषण की शक्ति, जो कि आर्टिकल 87 में है, सांसद द्वारा पारित विधायी और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद कानून बनता है। सांसद के निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्ण सम्मति आवश्यक होती है, जैसे कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान में राज्यों, क्षेत्रों में, सीमाओं में या नामों में परिवर्तन। ठीक है ना। तो भाई धन विधेयक जो है भाई 110 में है। और संचित निधि जो है वो संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक जो कि है 117 का 3। ठीक है ना। ऐसे कराधान पर और जिसमें राज्य राज्य हित होते जुड़े हैं, प्रभाव डालने वाले विधेयक राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर विधेयक बना सकती है। राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध लगाने वाला विधेयक कर सकती है 2004 के अंदर। और यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमत हो तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकती है। 108 में है ये। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी अथवा नहीं। 113 में सांसद के सदस्यों को मनोनीत का अधिकार राष्ट्रपति को लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर उसे समुदाय के दो व्यक्तियों को मनोनीत करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत प्रदान की गई है, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता करने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। आर्टिकल 80 का 3 है। ठीक है ना भाई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो कि सांसद के स्थगन के समय जो है भाई 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकती है, जिसका प्रभाव सांसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव सांसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक हो रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। जब दोनों सदनों में सत्र में है तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। सैन्य बल की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। राजनीतिक शक्ति दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूत की नियुक्ति करती है एवं भारत में विदेश के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। क्षमादान की शक्ति संविधान के आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा करने में उसका प्रतिलंब, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त करता है। क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदल कर कम कर दिया जाता है, जैसे मृत्युदंड को लघुकरण कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित कर देता है। परिहार दंड की प्रकृति परिवर्तन किए बिना अवधि कम कर दी जाती है, जैसे 2 वर्ष कठोर सजा है कारावास तो 1 वर्ष का कठोर कारावास कर देगा। परिविलंबन में किसी दंड पर विशेषकर मृत्यु दंड रोक लगाना, ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना
कर सके। विराम में किसी दोषी को सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती स्त्री को सजा को कम कर दिया जाएगा। जब क्षमादान पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी तो दूसरा याचिका नहीं दायर किया जा सकता है। ठीक है ना भाई। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति जो है भाई आपात से संबंधित उपबंध में भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 60 के अंतर्गत आता है, मिलता है। और उसमें मंत्रिपरिषद में परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार की आपात लागू कर सकते हैं। युद्ध या ब्राह्मण आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात जो 352 में है। राज्यों के संविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की उत्पन्न होने से उत्पन्न आपात जो है 356 में है, अर्थात राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना। वित्तीय आपात जो कि 360 में न्यूनतम अवधि 2 माह है। ठीक है ना। इसका 2 महीना है न्यूनतम अवधि, इसका न्यूनतम अवधि 2 महीना है। वित्तीय आपात का न्यूनतम अवधि 2 महीना है। ठीक है ना भाई। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकती है। राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति जो है सांसद द्वारा पारित तो कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकती है। और तीसरा भाई वह विधेयक धन विधेयक को छोड़कर सांसद के पुनर्विचार को लौटा सकती है। ठीक है। हालांकि यदि सांसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधित करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास सांसद द्वारा पारित विधेयक के संबंध में वीटो शक्ति होती है, अर्थात वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर सकता है। वीटो लैटिन शब्द है भाई। ठीक है ना। तो वीटो जिसका अर्थ है कि रोकना। भारत के राष्ट्रपति में 3 प्रकार की वीटो शक्ति निहित होती है। पहला है भाई अत्यंतकारी वीटो, अर्थात विधायी याचिका द्वारा विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित कर रखना। ठीक है। निलंबनकारी वीटो जो कि विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरसन किया जा सके। ठीक है ना। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो जो बोलते हैं भाई विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। ठीक है ना। आत्यंतिक वीटो इसका संबंध राष्ट्रपति के उस शक्ति से है जिसमें वह सांसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। ठीक है ना। तो यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता। सामान्यतः यह वीटो निम्न 2 मामलों में प्रयोग किया जाता है। गैर सरकारी सदस्य के विधेयक के निलंबन में, अर्थात सांसद के सदस्य जो मित्र न हो द्वारा प्रस्तुत किया विधेयक। ठीक है ना। सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, जब विधेयक पारित हो गया हो तो राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो। ठीक है ना। और नया मंत्रिमंडल जो राष्ट्रपति को ऐसा विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे। ठीक है ना। और निलंबनकारी वीटो है भाई। निलंबनकारी वीटो जो है इस राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब तक करता है जब तक वह किसी विधेयक को सांसद को पुनर्विचार हेतु लौटाना है। ठीक है ना। हालांकि यह सांसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी होता है। ठीक है ना। तो इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति के इस वीटो को उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरसन किया जा सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या रोक कर रख
सकता है, परंतु उस सांसद को पुनर्विचार के लिए भेज नहीं सकता है। साधारणतः राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति उस समय दे देता है जब यह सांसद में उसकी पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है ना। ये भी वीटो राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि 111 के केवल आर्टिकल 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। लेकिन जब जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग उदाहरण के लिए 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाक संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया। 3 वर्ष पश्चात 1979 में इस अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमणी ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु इसे रद्द करने का फैसला लिया। ठीक है ना। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 जो है संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया। ठीक है ना भाई। तो राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो जो है राज्य विधायिकाओं के संबंध में राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां हैं। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति, यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ लाया गया हो, उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है। जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचारार्थ उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत उसके पास 4 विकल्प होते हैं। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अथवा वह विधेयक यदि धन विधेयक न हो तो राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, जैसे आर्टिकल 201 में है। ठीक है ना। तो वह विधेयक अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित कर सकता है, अथवा वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक यानी धन विधेयक नहीं, ठीक है ना भाई, तो उसको राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दे। ठीक है ना। यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है भाई। इसका अर्थ यह है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त संविधान में यह समय सीमा भी तय नहीं कर सकती है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे गए पर राष्ट्रपति कब तक अपना निर्णय दे। इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य के विधायकों पर अपना जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। ठीक है ना। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग का सिफारिशें वार्षिक वित्त विवरण बजट जो 112 में नियंत्रण महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को सांसद के पटल पर रखवाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो कि वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति थे। केवल वीवी गिरी निर्वाचन के लिए समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी और केवल नीलम संजीव रेड्डी जी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कि 1 बार चुनाव में हार गए। ठीक है ना। हार गए फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया। ठीक है ना। तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा देवी पाटिल सिंह है। ठीक है ना। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा देवी पाटिल है। ठीक है ना।
ठीक है, राष्ट्रपति आज कवर करना था, तो राष्ट्रपति आज कवर हो गया, ठीक है ना, तो अच्छा लगा, कोई बात नहीं। तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति चल ठीक है, राष्ट्रपति तो लगभग कभी 15 को राष्ट्रपति काम कर लिया हम लोग का यहाँ पे। पहला राजेंद्र प्रसाद जो कि 50 से 62, फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो 62 से 67, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन 67 से 69, फिर डॉक्टर वी वी गिरी जो कि 69 से 74, फरकुद्दीन अली अहमद 74 से 77, नीलम संजीव रेड्डी 77 से 82, ज्ञानी जेल सिंह 82 से 87, आर वैकेंटरमन 87 से 92, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 92 से 97, के आर नारायण 97 से 2002, 97 से 2002, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007, प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012, प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012, प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017, रामनाथ कोविंद 17 से 22, नाउ करेंटली 22 से अभी चल रहा है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये था हम लोग ने कवर किया, ये क्या नाम है, पॉलिटी, यस, पॉलिटी का क्वेश्चन भी लगाने का मन कर रहा है। अच्छा लगाएंगे, इम्पोर्टेंट पॉलिटी का जो है ना, राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति का देख लेते हैं। राष्ट्रपति, यस, भारत का राष्ट्रपति 52, आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति, आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, 54 आर्टिकल राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54, ठीक है, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 55 राष्ट्रपति का के निर्वाचन का शर्त, ठीक है ना, रीति जो कैसे होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसका नीति दिया है 55 में। 56 में राष्ट्र पदाविधि कितना दिन तक काम करेगा राष्ट्रपति, कितना दिन तक काम करेगा राष्ट्रपति उसका, ठीक है ना, 56 में दिया। 57 में दिया पुनर्निर्वाचन के लिए, ठीक है ना, पुनर्निर्वाचन के लिए दिया है 57 में, उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया, 5 साल जैसे है राष्ट्रपति का, तो पूरा हो गया टाइम पीरियड, तो 57 में दिया उसका राष्ट्रपति का जो होगा। 58 में दिया राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहताएं, ठीक है ना, पुनः जो निर्वाचित होगा उसका अहताएं है। 59 में दिया राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त क्या क्या है वो 59 में दिया। 60 में राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का शपथ है, ठीक है ना, प्रतिज्ञा या शपथ जो भी है, कसम खाएगा कि हाँ बढ़िया करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सब काम ईमानदारी से करेंगे, वो तो 60 में है, आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 61 में महाभियोग है, राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में, ठीक है ना, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। 62 में राष्ट्रपति के पद में रिक्तियां को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के निर्वाचित व्यक्ति का पदविधि, ये सब दिया है। उसके बाद 63 में दिया भारत का उपराष्ट्रपति, हाँ 63 में भारत का उपराष्ट्रपति। तो अभी हम लोग 62 तक कवर किए, ठीक है ना, 53 से 62 तक। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, 1.5 लाख पेंशन, 60,000 उसका वर्क जो काम करेगा, लड़का सब, लोग सब, पर्सन सब, नॉट ओनली लड़का, लड़की भी, कोई भी काम कर सकती है ना, एज एम्प्लॉय, राइट। ओ चलो भाई पढ़ते हैं बायोलॉजी।
बायोलॉजी जीव विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, बायो का अर्थ है जीवन यानी लाइफ, और लॉजिक्स यानी का अर्थ है अध्ययन यानी स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना, जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीवन विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क ने किया था। ठीक है ना, लेमार्क जो कि फ्रांस में है, और टेवेसियन जो कि जर्मनी का नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है ना, 1801 में। ठीक है ना, बायोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग जीव विज्ञान का बायोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो लेमार्क और टेवर्सीन, लेमार्क जो कि फ्रांस का है और टेवर्सीन टेरविसेस जो कि जर्मन का है, दोनों ने 1801 में किया था, 1801 ईस्वी में। एपी कल्चर को जो मधुमक्खी पालन का अध्ययन जो है एपी कल्चर बोलेंगे, मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपी कल्चर बोलेंगे, और रेशम कीट का पालन का अध्ययन सेरीकल्चर बोलेंगे। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर बोलेंगे, सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर बोलेंगे, मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर बोलेंगे। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी बोलेंगे, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी बोलेंगे। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी बोलेंगे, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी बोलेंगे। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी बोलेंगे, पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी बोलेंगे, पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी बोलेंगे। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी बोलेंगे, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी बोलेंगे, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी बोलेंगे। पक्षियों का अध्ययन ऑर्थिनोलॉजी बोलेंगे, ऑर्थिनोलॉजी बोलेंगे। पक्षियों का अध्ययन ऑर्थिनोलॉजी बोलेंगे, पक्षियों का अध्ययन ऑर्थिनोलॉजी बोलेंगे। मछलियों का अध्ययन इकोथोलॉजी बोलेंगे, मछलियों का अध्ययन इकोथोलॉजी बोलेंगे, मछलियों का अध्ययन इकोथोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन जो है ना भाई एम्पोटोलॉजी बोलेंगे। ठीक है ना, कीटों का अध्ययन जो है वो एम्पोटोलॉजी बोलेंगे, कीटों का अध्ययन एम्पोटोलॉजी बोलेंगे। और वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन जो है वो डेंड्रोलॉजी बोलेंगे, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन जो है वो डेंड्रोलॉजी बोलेंगे, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन जो है वो डेंड्रोलॉजी बोलेंगे। सांपों का अध्ययन जो है ऑफियोलॉजी बोलेंगे, सांपों का अध्ययन ऑफियोलॉजी बोलेंगे, सांपों का अध्ययन ऑफियोलॉजी बोलेंगे। छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी बोलेंगे, सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन, सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन। और काष्ठकी पेड़ों का संवर्धन जो है वो सिल्वीकल्चर जो है काष्ठकी पेड़ों का अध्ययन संवर्धन। ठीक है ना, उद्यान विज्ञान हेलीकल्चर, हेरोटिलिकल्चर। ठीक है ना, उद्यान विज्ञान हेरिटिकल्चर। और फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। घास का विज्ञान अध्ययन एंग्रोलॉजिस्ट, घास का विज्ञान अध्ययन एंग्रोलॉजिस्ट, घास का विज्ञान अध्ययन एंग्रोलॉजिस्ट। पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधे का अध्ययन, पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधे, जो पानी में तैरता है ना जिसमें मिट्टी नहीं रहता है। ठीक है ना, विदाउट मिट्टी वाला पौधे, उसका अगर अध्ययन करेंगे तो हाइड्रोपोनिक्स बोलेंगे उसको, जो पानी में तैरता है। ठीक है ना भाई, देखो यहाँ पे अब हम लोग रटम रटाई क्या करेंगे काम, ये सब रटने वाला गप हो गया। पानी में जो तैरता है विदाउट सॉइल, विदाउट मिट्टी का, तो उसका अगर अध्ययन करेंगे वो वाला पौधे सबका, तो हाइड्रोपोनिक्स बोलेंगे उसको। और घास का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे तो बोलेंगे एगोस्ट्रोलॉजी बोलेंगे, घास का अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे तो। और फूलों का अध्ययन अगर कर लेंगे तो एंथोलॉजी बोल देंगे उसको, एंथोलॉजी। ठीक है ना, एंथ्रोलॉजी तो पुष्पों का अध्ययन हो गया। अब फूलों का अध्ययन पुष्प
पुष्प एंथ्रोलॉजी, और एंथोलॉजी बोलेंगे फूल का अध्ययन, ठीक है ना, फूल का अध्ययन और पुष्प का अध्ययन, ये दोनों में क्या अंतर है भाई? फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी, एंथोलॉजी, और पुष्प का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। फूलों की खेती जो है वो फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर बोलेंगे, फ्लोरिकल्चर, क्लोरी नहीं, फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, 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 फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। और उद्यान विज्ञान जो है ना, उद्यान विज्ञान, वो हॉर्टिलॉजी, हॉर्टिलॉजी, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सॉरी, हॉर्टिकल्चर, विज्ञान उद्यान विज्ञान जो है ना, हॉर्टिकल्चर, 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 ठीक है ना। और काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर, ठीक है ना। छिपकली का अध्ययन, छिपकली का अध्ययन करेंगे सोरोलॉजी, सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन, ठीक है ना। अगर छिपकली का अध्ययन करेंगे सोरोलॉजी, ठीक है ना, छिपकली का अध्ययन करेंगे सोरोलॉजी। सांपों का अगर अध्ययन करेंगे तो ऑफियोलॉजी, सांपों का अध्ययन करेंगे तो ऑफियोलॉजी, ठीक है ना। सांपों का अगर अध्ययन करेंगे तो वो है ऑफ्रोलॉजी, ठीक है ना। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन अगर करेंगे तो हम लोग बोलेंगे डेंट्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अगर अध्ययन करेंगे तो हम लोग बोलेंगे डेंट्रोलॉजी, ठीक है ना। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करेंगे तो डेंट्रोलॉजी। तो अगर कीटों का अध्ययन करेंगे हम लोग तो एमेंट्रोलॉजी, ठीक है ना भाई। कीटों का अध्ययन करेंगे तो एमेंट्रोलॉजी, ठीक है। कीटों का अध्ययन करेंगे तो हम लोग एमेंट्रोलॉजी, ठीक है ना। कीटों का अध्ययन अगर हम लोग करेंगे तो एंट्रोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन करेंगे तो एंट्रोमोलॉजी, ठीक है ना। मछलियों का अध्ययन कर लेंगे तो इकोथोलॉजी, मछलियों का अध्ययन कर लेंगे तो इकोथोलॉजी, मछलियों का अध्ययन कर लेंगे तो इकोथोलॉजी, ठीक है ना। पक्षियों का अध्ययन कर लेंगे तो ऑर्थिनोलॉजी, 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 ठीक है ना। पक्षियों का अध्ययन करेंगे तो अर्थ 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 हो गया भाई, ऑर्थिनोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है ना। पक्षी का अध्ययन कर रहे हैं तो ऑर्थिनोलॉजी, मछली का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो भाई इक्थोलॉजी, इक्थोलॉजी बोलो। फिर पुष्प का अध्ययन तो एंथ्रोलॉजी, हाँ। शैवाल का अध्ययन तो फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, फंगी होता है ना, फंगी तो फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन तो फाइकोलॉजी। कवक, कवक होता है ना भाई, तो माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। मत्स्य का अध्ययन, मत्स्य का अध्ययन पिसिकल्चर, मत्स्य का अध्ययन, ठीक है ना, पिसिकल्चर। रेशम का अध्ययन सेरिकल्चर, सेरिकल्चर। मत्स्य का अध्ययन सेरिकल्चर, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर। मत्स्य का अध्ययन सेरिकल्चर, हाँ, पिसिकल्चर है मत्स्य का अध्ययन। मत्स्य पालन का अध्ययन पिसिकल्चर, और सेरिकल्चर जो है वो रेशम कीट का अध्ययन, रेशम कीट पालन का अध्ययन, रेशम कीट पालन का अध्ययन, रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर। और मधुमक्खी पालन का अध्ययन जो है वो है एपीकल्चर, ठीक है ना। तो ये है, अब आगे चलते हैं। जीव विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, अरस्तु 384 332 बीसी, 384 से 332 बीसी है, ईस्वी नहीं है, बीसी है, के काल में हुआ था। उन्होंने सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किया। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु को कहते हैं। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलेंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलेंगे अरस्तु को, ठीक है ना। अनुवांशिक का सिद्धांत मेडल ने दिया था, अनुवांशिक का सिद्धांत मेडल ने दिया था, ठीक है ना। जीव सिद्धांत डी.एच. मॉर्गन ने दिया था, जीव सिद्धांत डी.एच. मॉर्गन ने दिया था। उत्परिवर्तन सिद्धांत जो है वो हेंगरो डी ब्रिज ने दिया था। उत्परिवर्तन सिद्धांत जो है हेंगरो डी ब्रिज ने दिया था। उत्परिवर्तन सिद्धांत जो है हेंगरो डी ब्रिज। कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइडेन एवं स्वान, ठीक है ना। कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन एवं स्वान दोनों ने दिया था, ठीक है ना। कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन एवं समान ने दिया था, ठीक है ना। कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन
एवं स्वान ने दिया था। जीव द्रव्य सिद्धांत जो है भाई हर्टविग ने दिया था। जीव द्रव्य सिद्धांत जो है हर्टविग ने दिया था। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत का नियम जो है लेमार्क ने दिया था। ठीक है ना, उपर्जित लक्षणों का वंशानुगत का नियम जो है लेमार्क ने दिया था। ठीक है ना, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत जो है नेचुरल सिलेक्शन जो है डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन जो है डार्विन ने दिया था। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस, ठीक है ना। डीएनए द्विकुंडक मॉडल जो है वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। द्विकुंडक यानी डीएनए डबल हेलिक्स का मॉडल जो है ना भाई, डीएनए में डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है ना, डीएनए में डबल हेलिक्स का मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है ना। द्विनाम पद्धति जो है कैरोलस लिनियस ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया था। उपर्जित लक्षणों की वंशानुगत नियम लैंडमार्क ने दिया था। जीव द्रव्य सिद्धांत जो है हर्टविग ने दिया था। कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। उत्परिवर्तन सिद्धांत जो है हैग्रो डी ब्रिज ने दिया था। जीव सिद्धांत D.H. मॉर्गन ने दिया था। अनुवांशिकता का सिद्धांत मेंडल ने दिया था। मेंडल ने दिया था। ठीक है ना। तो अब डायरेक्ट अब चलते हैं। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूह में विभाजित किया गया, जंतु समूह और वनस्पति समूह। लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों के दो जगत, पादप जगत प्लांट किंगडम और जंतु जगत एनिमल किंगडम में विभाजित किया। ठीक है ना, लिनियस ने भी और अरस्तु ने भी, दोनों ने। ठीक है ना, अपनी लिनियस का पुस्तक है सिस्टम नेचुराई, जीवधारी के लिए प्लांट किंगडम और जंतु के लिए, पादप के लिए प्लांट और जंतु के लिए जंतु जगत एनिमल किंगडम में विभाजित किया है। ठीक है ना। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। 1735 में कार्ल लिनियस ने प्राकृतिक का वर्गीकरण 3 जगहों में नहीं बल्कि 2 जगहों में किया था, पादप जगत एवं जंतु जगत। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में खनिजों को भी एक अलग वर्ग में रखा था, लेकिन आमतौर पर इसे जगत नहीं माना जाता है। वास्तव में प्राकृतिक के 3